इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 11 1857 एक विद्रोह एक पुनरावलोकन। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की पुनरावलोकन इस चैप्टर में की गई है। इस चैप्टर में इस विद्रोह के कारणों पर बात की गई है, इस विद्रोह के केंद्रों के बारे में बात की गई है और इसका जो लास्ट वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे इस विद्रोह के स्वरूप की। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि ये जो विद्रोह था इसकी असफलता के क्या कारण थे। जब इतने बड़े पैमाने पर यह विद्रोह हुआ लेकिन हर जगह पर इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया, तो ऐसे क्या कारण थे या ऐसी क्या कमजोरियां थी जिसके कारण ये विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से पूर्व ही असफल हो गया। और एक हम बात करेंगे कि इस विद्रोह का क्या प्रभाव रहा या इस विद्रोह ने अपनी क्या छाप छोड़ी। इस विद्रोह के बाद हालांकि इसे दबा दिया गया लेकिन फिर भी देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो स्टार्ट करेंगे हम बात करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारणों पर। एक एक कारण को मैं बताती जाऊँगी, उसको आप लिखना और फिर जब उसको डील करूँगी तो फिर वीडियो को पॉज करके उसका नोट्स बना लेना। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों पर हम जब बात करेंगे तो सबसे पहला कारण आएगा योग्य नेतृत्व का अभाव। देखिए, हर जगह पर क्रांति हुई है। क्रांति का केंद्र मेरठ भी रहा है, दिल्ली भी रहा है, कानपुर भी रहा है, अवध भी रहा है, झांसी भी रहा है और बिहार भी रहा है, सागर भी रहा है। तो हर जगह पर क्रांति की शुरुआत हुई है और हर जगह पर क्रांति का अपना अपना नेता है। लेकिन इस क्रांति को जो नेतृत्व, संपूर्ण भारत की क्रांति को जो नेतृत्व प्रदान करने की एक सोच थी, तो उस सोच के तहत अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता बनाया गया। लेकिन चूंकि बहादुर शाह जफर जो है उनके हाथों में अब कोई ताकत नहीं रह गई थी, वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। उनके हाथ से बादशाहियत जा चुकी थी, उनके हाथ से बादशाहियत की सारी अधिकार, सारी शक्तियाँ जा चुकी थी। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को नेता बनाना जिसके हाथों में कोई शक्ति है ही नहीं। दूसरी बात यह कि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, अब वो ना युद्ध कर सकते थे ना तलवार उठा सकते थे। ऐसे स्थिति में उनको नेता बनाया जाना अपने आप में एक कमज़ोरी थी। और यही कारण था कि किसी इस क्रांति को अगर बड़े पैमाने पर एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि इस क्रांति को हर जगह पर करने की जो योजनाएं थी वो ना तो ढंग से बन पाई, ना ही उन योजनाओं को ढंग से क्रियान्वित किया गया। तो यही एक कारण था जिसके कारण जो है इस विद्रोह को दबाया जाना अंग्रेजों के लिए आसान रहा। हालांकि अगर इस क्रांति को कोई एक सफल नेतृत्व प्रदान किया गया होता, तो अगर किसी एक क्षेत्र के, किसी एक केंद्र के विद्रोह को दबा भी दिया जाता, तो इस क्रांति को संगठित रूप से अगर चलाया जाता, आगे बढ़ाया जाता, तो हो सकता है, संभव था कि ये जो क्रांति है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेती। मगर ऐसा कोई नेतृत्व उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण ये विद्रोह जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से पूर्व ही ख़त्म हो गया। हालांकि तात्या टोपे जैसे जो नेता थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस विद्रोह को संगठित किया जाए, इस विद्रोह को एक संगठन का रूप दिया जाए और एक संगठन के तहत इस लड़ाई को आगे लेकर जाया जाए, कुछ योजनाएं बनाई जाए, योजनाओं के तहत इस लड़ाई को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके और कुशल नेतृत्व के अभाव में जो है ये आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से पूर्व ही खत्म हो गया। एक नेक्स्ट कारण इसका ये है, समय से पूर्व। कारण है समय से पूर्व। ये जो क्रांति है इसे स्टार्ट करने की तिथि पहले निर्धारित की गई थी 31 मई 1857, लेकिन कुछ लोगों के उकसाने पर और अंग्रेज अधिकारियों के बहुत ज़्यादा जब शोषण बढ़ गया, बहुत ज़्यादा जब उनका अत्याचार बढ़ गया, तो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ, ये रुक नहीं सके 31 मई तक। और जो ये विद्रोही जो थे इन्होंने 31 मई से पूर्व यानी कि 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत कर दी। ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारी योजनाएं जो बननी अभी बाकी थी, बहुत सारी चीज़ें जो अभी निर्धारित करनी बाकी थी वो नहीं हो पाई और इस तरह से बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के ये क्रांति समय से पूर्व ही 10 मई को स्टार्ट हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को इस बात की सूचना नहीं थी। अगर क्रांति एक ही दिन संपूर्ण भारत में शुरू की गई होती तो अंग्रेजों को उसे दबाना मुश्किल हो जाता और इस क्रांति, ये जो क्रांति है वो और भयावह रूप धारण कर सकती थी और संभवतः अंग्रेजों को उसी वक्त घुटने टेकने पड़ सकते थे। लेकिन क्रांति चूंकि समय से पूर्व हो गई और दूसरी बात ये रही कि हर एक जगह पर क्रांति अलग अलग तिथियों में शुरू की गई, जिसके कारण अंग्रेजों को काफ़ी मौका मिला, उन्हें भरपूर समय मिला कि वो हर जगह के क्रांति को दबाएं और हर जगह की क्रांति को दबाने के लिए योजनाएं निर्धारित करें और निर्धारित योजनाओं के तहत वहाँ पे योग्य नेतृत्व भेजकर, योग्य अधिकारी भेजकर क्रांति को दबा सकें। और ऐसा ही हुआ, ये अंग्रेजों को काफ़ी समय मिल गया
इस चीज़ को दबाने में, और उन्होंने क्रांति को दबा दिया। तो ये कारण रहा। नेक्स्ट इसका कारण है देसी राजाओं का अंग्रेजों का सहयोग। बहुत सारे ऐसे देसी राजा थे जिन्होंने कुछ ना कुछ लालच में आकर अंग्रेज अधिकारियों का साथ दिया, ना कि विद्रोहियों का। अगर देसी राजा जो थे, अगर वो विद्रोहियों का साथ देते, उन्हें अपनी सेनाएं देते, उन्हें अपना कुशल नेतृत्व प्रदान करते, तो संभवतः विद्रोह और ज़्यादा मजबूती से उभर कर सामने आता और विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, जींद, नेपाल आदि ऐसे कुछ देशी रियासत थे जिन्होंने विद्रोहियों का सहयोग नहीं किया, बल्कि अंग्रेज अधिकारियों का सपोर्ट किया ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। और यही कारण रहा कि विद्रोह जो है वो दब गया और अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका और असफल हो गया। नेक्स्ट जो कारण है विद्रोह के क्षेत्र का सीमित होना। ये जो विद्रोह था ये कुछ निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गया। यह विद्रोह संपूर्ण भारत में नहीं फैल पाया था, जिसके कारण विद्रोह ये कमज़ोर पड़ गया। नेक्स्ट इसका कारण है गोरखा व सिखों द्वारा अंग्रेजों की मदद। जो गोरखा सिपाही थे और जो सिख सिपाही थे, उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों का सहयोग किया था विद्रोह को दबाने में। ये अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे विद्रोहियों के खिलाफ, इसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। अगला कारण है अनेक वर्गों की उदासीनता। इस विद्रोह में कुछ ऐसे जो वर्ग थे जिन्होंने उदासीनता दिखाई, जिन्होंने तटस्थता दिखाई, जो ना तो विद्रोह के साथ खड़े थे ना विद्रोह के खिलाफ खड़े थे। ऐसे कुछ शिक्षित वर्ग थे जिन्होंने अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा। अगर वो भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते तो विद्रोह और ज़्यादा मजबूत हो पाता। नेक्स्ट है सीमित साधन। विद्रोहियों के पास साधनों की एक सीमित मात्रा थी। जितने साधन अंग्रेज अधिकारियों के पास थे, उतने साधन विद्रोहियों के पास नहीं थे, और वो अपने सीमित साधनों के साथ ही उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसके कारण विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ। जिस समय ये विद्रोह शुरू हुआ उस समय परिस्थितियाँ अंग्रेजों के बिल्कुल अनुकूल थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज जो हैं वो काफ़ी वाहवाही लूट रहे थे और बहुत अच्छा संबंध उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे और विदेशों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, जिसके कारण वो जो है काफ़ी शांत रहा, जिसके कारण जो है विद्रोह कमज़ोर पड़ गया और असफल हुआ। तो ये थी कुछ ऐसे कारण जिसके कारण इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। अब हम बात करेंगे कि विद्रोह के परिणाम क्या रहे। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसके परिणामों की बात हम जब करें तो सबसे पहला परिणाम यह रहा कि संवैधानिक परिवर्तन। तो इस विद्रोह के बाद यद्यपि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन फिर भी इस विद्रोह की भयावहता अंग्रेज़ों ने भांप ली थी और अंग्रेज़ों ने कुछ परिवर्तन, कुछ सुधार तो किए। तो सबसे पहले संवैधानिक सुधार अंग्रेज़ों ने ये किया कि 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारत अधिनियम पारित कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया। इससे पहले जब जो भी भारत में जो भी शासन अंग्रेज़ों का चल रहा था वो अंग्रेज सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, बल्कि एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा चलाया जा रहा था। तो जब ये 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, इसके बाद उस व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार चलाने का या शासन चलाने का अधिकार ले लिया गया और अब भारत में शासन चलाने का सीधा अधिकार चला गया ब्रिटिश सरकार पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। इसके साथ क्या हुआ कि भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल को वायसराय का या सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना जो भी मैंने बोला। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसके तहत भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए कुछ बातें कही गई थी, जिसमें क्या कहा गया था, राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा। जिस दत्तक पुत्र के ना होने के कारण राज्य हड़प की नीति के द्वारा जो बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया गया था, तो महारानी विक्टोरिया ने अब राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दे दिया। अब देसी राज्यों का अंग्रेजी राज्यों में विलय नहीं किया जाएगा किसी भी नीति के द्वारा, या तो राज्य हड़प की नीति के द्वारा या फिर सहायक संधि की नीति के द्वारा। भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप नहीं होगा। जिन भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप के कारण भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया था, अब ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत के किसी भी रीति रिवाजों पर अंग्रेज अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप या कोई दखलंदाजी नहीं होगी। उन्होंने सैनिक संगठन में भी परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? तो भारतीय सेना में यूरोपियनों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। तोपखाने का संचालन का भार यूरोपीय सैनिकों को सौंपा गया। इससे पहले हम देखे रहते सैनिक कारण जो था 1857 ईस्वी के विद्रोह का, उसमें हमने देखा कि जो सैनिकों का अनुपात है
उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक है और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कम है। इसके अलावा जो वेतन और भत्ते की बात हम कर रहे हैं तो उसमें भी ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय सैनिकों के मुकाबले अधिक वेतन और भत्ता दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। उसमें कहा कि जो अनुपात है उसमें भारतीय सेना में यूरोपियनों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, जो कि पहले कम था, और साथ ही साथ तोप खाने का जो संचालन है वो अब यूरोपीय अधिकारियों को दे दिया गया। फूट डालो राज्य करो की नीति का आरंभ। अब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसमें उस भारतीयों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़ें तो उन्हें दबाना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये चीज़ अंग्रेज भांप चुके थे। अंग्रेज अब भारतीयों की एकता की शक्ति को पहचान चुके थे। तो अब जो है यहाँ से उनकी पॉलिसी शुरू हुई फूट डालो और शासन करो की, क्योंकि अब वो अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अगर ये एक होकर लड़ेंगे तो फिर इन्हें हराना मुश्किल होगा। तो इसीलिए उन्होंने इन्हें तोड़ने की कोशिश की और बार फूट डालो और शासन करो की जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंट उन्होंने यहीं से किया। तो ये थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम, जिसके तहत जो है हम देख रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसके पश्चात भारतीयों में अब राजनीतिक चेतना जागृत हो गई थी। अब भारतीयों ने नए ढंग से सोचना शुरू किया। अब उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि अगर प्रशासन के मामलों में हमारी भागीदारी हो जाए तो प्रशासन को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और प्रशासन को बहुत हद तक हम अपने हिसाब से या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम ढाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब राजनीति में भागीदारी लेने के लिए उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना का दम भरा और यहीं इसी के बाद 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसे भारतीय स्वाधीनता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद की परिस्थितियाँ या विद्रोह के बाद के परिवर्तन, या फिर आप कह सकते हैं विद्रोह के प्रभाव, या फिर आप कह सकते हैं विद्रोह के परिणाम। तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने बात किया 1857 ईस्वी के विद्रोह जो इतनी व्यापक रूप से सामने आया था वो कैसे दबा दिया गया और इसे दबने के पीछे या इसके असफलता के पीछे क्या कारण थे। साथ ही हमने इस बात पर भी चर्चा की कि ये जो विद्रोह था इसके क्या प्रभाव सामने आए और क्या परिणाम इस विद्रोह के रहे। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।